हेलो बच्चों। मैं एक्सन सर। और मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं सेट 4 कराने जा रहा हूं और ये जो बेटा सेट है ये 2025 में जो पेपर पूछा गया था वही एक पेपर है। ठीक है, इसमें शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन मैं इसके 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है बेटा उनको करा चुका हूं। इससे पिछली वाली वीडियो में थोड़ा सा तबीयत डाउन थी, इसलिए मैंने इसको वहीं पर बंद कर दिया था। अब मैं इसके कराने वाला हूं जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। 2-2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, 4-4 नंबर वाले, या फिर बेटा 6-6 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं। ठीक है, तो ये मैं सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करा चुका था। इस टाइप के सारे प्रश्नों को मैं करा चुका था बेटा ये। ठीक है, तो मैं आगे कराने जा रहा हूं कहां से, ये रहा। ठीक, अब देखिए जरा, अब देखेंगे भाई यहां से क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा 21वां और 21वें का ये है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः ये और ये है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है बेटा शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का क्या निकालना है? आयतन। इसने बोला है शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास दिया है, तो मैं कह सकता हूं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को लिखूंगा बेटा h। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 48। और इसका बेटा दिया है शंकु का व्यास, जिसे हम मिलता क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डी, डायमीटर। कितना दिया? 28 मीटर। हमसे पूछ रहा आयतन। आयतन के लिए सबसे पहले बेटा हमें चाहिए त्रिज्या। क्या चाहिए? त्रिज्या। तो व्यास का पहले मैं आधा कर लूंगा, तो व्यास का जो आधा आएगा वो तो त्रिज्या होगी। तो यहां से त्रिज्या का जो मान आ जाएगा, व्यास का आधा 28 का आधा हो जाएगा बेटा 14 मीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा बेटा शंकु का आयतन, तो यहां निकाल दीजिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको याद हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू लगा दीजिए। कैसे? 1/3 का तो 1/3 आ जाएगा। पाई का मान, पाई का मान बेटा हमें पता है 22/7 होता है, गुणा आर का मान दिया है हमें 14, गुणा 14, और एच, एच कितने मीटर का? ये है 48 मीटर। ठीक है, अब कर दीजिए भाई काट पीट थोड़ा सा। 7 से काटे से 2 बार, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, और 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 से 18। अब इन सब की गुणा कर दीजिए। गुणा किस किसकी करनी है? हमें करनी है बेटा 22 की, गुणा 2, अच्छा 16 दूनी 32 कर दो यहाँ। अच्छा एक और रह गया गुणा 14। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए भाई, पहले 22 गुणा कर लीजिए 14 में, या फिर 22 की गुणा कर लीजिए 32 में। 22 की 32 में कर लीजिए, उसके बाद गुणा करेंगे बाद में। तो 22 दूनी 44, 22 से 66, 66 और 4, 66 और 4 हो जाएगा बेटा 70। गुणा कितनी करनी है हमें? 14। अब यहाँ गुणा कर दीजिए, 14 चौका 56 आ जाएगा, और 14 सत्ते आता है बेटा 98, और ये आ जाएगा हमारा बेटा क्या? मीटर क्यूब। क्यू क्यों आया? क्योंकि हमें क्या दिया है? आयतन दिया, और आयतन हमारा किस में आता है? क्यूब में आता है। ठीक है, ये था हमारा भाई इसका शंकु का आयतन। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और ये 2 नंबर में पूछा था, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बनाइए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकालिए। हमें क्या निकालना बेटा? HCF। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखो, इसको देखो करने के अभाज्य गुणनखंड विधि को मैं 2 तरह से कर सकता हूँ। सबसे पहले 96 को और 404 को हम अलग अलग तोड़ लेंगे। किस किस को? 96 को और 404 को। या फिर दोनों को हम एक साथ तोड़ के हम फैक्टर भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, चलो कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ तोड़ लेना बेटा 96,
दोनों को अलग अलग तोड़ देता हूं, होंगे दोनों में अभाज्य गुणनखंडी, लेकिन बेटा एक और कौन सा 404, इसे तोड़ूंगा बेटा पहले 2 से, 2 चौक 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 से 2 बार और ये 4 बार, 2 से 1 बार 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 12 6 बार, और 2 से कटेगा 3 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा बेटा 1 बार। ठीक है, सिंपल है। ऐसे इसको काट दीजिए भाई, 2 से, 2 से ये कटेगा 0 2 बार और ये 2 बार, अब 2 से काटूंगा 1 बार और ये 1 बार। अब बताओ 101 किससे कटेगा, तो 70 80 90 100 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 37 से नहीं कटेगा, ये 33 से नहीं कटेगा, ठीक है भाई। तो 101 हमारा किससे कटेगा बेटा, 101 से ही कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। तो अभाज्य गुणनखंड कर दी, देखो हमें निकालना है इसका एचसीएफ, यहाँ 96 लिखा और यहाँ लिखा बेटा 404। 96 के अभाज्य गुणनखंड है क्या क्या, वो लिख लेंगे, कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 5 बार है, 5 बार है ना, 1 2 3 4 5 गुणा 3, और इसका कितना है 2 गुणा 2 गुणा 101। ये आपने लगभग 6 में 7th में आपने आराम से किया होगा ये क्वेश्चन को। क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देख लीजिए कॉमन क्या है, एक तो बेटा ऐसा लग रहा है हमें 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा 2 गुणा 2, और 2 दूनी कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। ठीक है, ये था हमारा क्या एचसीएफ, सिंपल है। अगर हमसे एलसीएम पूछा तो हम एलसीएम भी आराम से निकाल सकते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, कि दोनों के एक साथ लिख लीजिए, जैसे मैंने अलग अलग किया ना अभाज्य गुणनखंड, आप क्या करेंगे दोनों को एक साथ लिखेंगे, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दोनों को एक साथ जो करते हैं, तो यहां पर जो गुणा करने पर जो आएगा उससे हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। डन, आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजन करने वाले बिंदु को निर्देशांक कह रहा है। ये कह रहा है हमारे पास 2 बिंदु हैं, तो मैंने यहां पर ये बना दिया बेटा 2 बिंदु। देखो सबसे पहले हम समझते हैं किससे, इसने बोला विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, अनुपात आ रहा है ना, तो ये हो गया बेटा हमारा चैप्टर नंबर 7 से, और चैप्टर नंबर 7 में क्या है, विभाजन सूत्र, क्या है वो, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले वाले बिंदु को मैं यहां लिख लूंगा, कितना दे रखा है -1,7, और दूसरा वाला है बेटा 4,-3। एक हमें अनुपात दिया, तो यहाँ पर कोई एक बिंदु मान ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता तो मैंने एक बिंदु मान लिया, P मान लिया, चलो कोई भी बिंदु हो सकता है जो इस रेखाखंड को विभाजित करेगा। विभाजित का मतलब 2 भागों में, हिस्सों में बांटेगा। तो इसका जो पहला वाला हिस्सा है बेटा वो 2 का है, दूसरा वाला हिस्सा कितने का, 3 का है। ये बराबर ध्यान रखना है, मध्य में नहीं है, ये या थोड़ा सा इधर होगा, और ये वाला हिस्सा ज्यादा होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, कम होगा। तो ये 2 हिस्से के बराबर है, ये कितने हिस्से के बराबर है, 3 हिस्से के बराबर। डन, तो ये जो विभाजन करेगा इसके बिंदु पूछ रहा है बेटा मुझे, तो मैंने तुम्हें आपने पढ़ा होगा कि जो बीच में बिंदु होता है उसे मानते बेटा एक्स और वाई, बिल्कुल मध्य में नहीं बोलेंगे, मतलब इनके बीच में जो होगा एक्स और वाई, और इसे हम क्या मानते थे x1/1, और इसे मानते थे बेटा x2/2, और अनुपात जो होता है वो हमारा क्या होता है m और n। ठीक है, तो यहां से मुझे x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए सूत्र हम लगाएंगे, कौन सा बेटा, विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता क्या है, देखो x, y बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये बेटा विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है, लेकिन ये x के लिए ऐसे ही सेम y के लिए होगा, m x की जगह बस y आ जाएगा, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब देखो ये सारी की सारी वैल्यू हमें इसमें दे रखी है, यहां से हम इन वैल्यू को इसमें लगा देंगे, तो हमारा किसका मान आ जाएगा, x का और y का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, x, y बराबर
m का मान देख लीजिए बेटा, m का मान है हमारे पास 2, तो यहाँ देखो जो वैल्यू दे रखी है वहां से उठा के बस मुझे इसमें लगानी है, कुछ भी नहीं कर, 2 गुणा x2 का मान हमें दिया है बेटा 4 प्लस n का मान कितना है 3 गुणा x1 का मान है -1 बट्टे m प्लस n, m का मान है 2 और n का मान बेटा कितना है 3। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू लगाई सेम इसकी लगा दो, m का मान है 2 गुणा बाई 2 और बाई 2 का मान है -3 प्लस n का मान है 3 गुणा बाई 1 का मान है 7 बट्टे आएगा बेटा m प्लस n, मतलब 3 2 प्लस 3। बस सब जोड़ घटा गुणा भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे? 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 3 एकम 3 बट्टे बेटा कितना आ जाएगा, ऐसे सेम 3 दूनी माइनस का 6 प्लस 7 तिया 21 बट्टे कितना 5। तो जुड़ेगा या घटेगा? ये घट जाएगा ना, 8 में से हम 3 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा बेटा 5 बट्टे में 5 कॉमन। ऐसे यहाँ होगा 15 और बट्टे में कितना बेटा 5। तो 5 से 5 काट दीजिए, तो ये जो बिंदु आएगा वो यहाँ आ जाएगा कितना 1,5 से कितना घटेगा 3 बताओ। 1,3 जो होगा वो बेटा विभाजन करने वाला बिंदु होगा, और वो किसका मान होगा मेरा x और y का मान। डन। ये भाई इसी टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको, ये है हमारा विभाजन सूत्र। बने जल्दी, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्या है, देखो भाई ये तुम्हारा कौन सा था, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा था ना, हाँ सी था। आगे देखो बेटा, ठीक है, ये कह रहा है साइन ए बराबर 1/2 कॉस बी बराबर 1/2, दोनों में 1/2, ठीक है। तो a प्लस बी का मान क्या दीजिए, यहाँ बेटा a बड़ा लिख लेना, क्योंकि जब यहाँ a बड़ा दे रखा तो यहाँ पर भी a भी हमें क्या लेना, कैपिटल लेना, ठीक है, दोनों जगह a भी लेना है। तो हमसे a प्लस बी का मान पूछा, तो यहाँ से देखिए साइन a बराबर दिया ना 1/2। अब हमें ये देखना है बेटा कि साइन में 1/2 मान तो होता किसका है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन a बराबर, साइन में 1/2 मान होता है बेटा साइन 60 का, सॉरी साइन 60 का क्यों होता है भाई, साइन 30 का होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, ठीक है। तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो यहां से जो a का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 30। जैसे a का मान है सेम टू b का मान निकालेंगे, फिर दोनों a और b को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सिंपल क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर का। तो cos को मैं कैसे लिखूंगा, cos b बराबर, cos में 1/2 होता है cos 60 का मान, cos 60 का होता है ना, हाँ। तो इसे कटेगा तो b का मान जो आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो मेरे पास a का भी मान है b का भी मान है, लेकिन मुझसे पूछ कर है a प्लस बी का मान क्या होगा। तो a का मान और b के मान को आपस में जोड़ दीजिए, a का मान था बेटा 30 और b का मान क्या था 60, तो a प्लस बी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा पुत्र 90 आ जाएगा, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, डन। चलो भाई फिर बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था, बहुविकल्पीय प्रश्न में 1 नंबर का, लेकिन ये 2025 में पहले सेट में आपको 2 नंबर का पूछा गया है। क्वेश्चन है क्या, सेम है बिल्कुल डिक्टो। बिंदु माइनस के 6,8 की मूल बिंदु से दूरी, मतलब इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब ये बताओ मूल बिंदु क्या होते हैं, तो ध्यान रखना अगर हमसे मूल बिंदु पूछ ले तो मूल बिंदु पता है हमें बेटा क्या होते हैं 0,0। मूल बिंदु क्या होते हैं हमारे 0,0। तो 0,0 और माइनस के 6,8 की दूरी पूछ रहा है हमसे, दूरी का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो बीच की दूरी पूछ रहा है तो हम पुत्र बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, इसे मान लूंगा मैं x1 y1 और इसे क्या x2 और y2। डन। ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको उधर लिख लीजिए, इसको उधर लिख दीजिए, इसको x1 y1 और इसको क्या x2, कुछ भी कर लो, क्योंकि वहां पर जोड़ने घटाने पर सेम ही आता है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होगा, d बराबर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ होगा बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है हमारे पास माइनस का 6, माइनस x1 का मान कितना है 0, और इसका क्या y2 का मान है 8 माइनस उसका क्या 0 का स्क्वायर। अब देखो 0 में 6 घटा दो या सॉरी 6 में 0 घटा दो या 0 जोड़ दो, कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला, तो 6 बचेगा ना, वह 6 का स्क्वायर कर दिया, 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है प्लस होता है। 8 में से 0 घटाएंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 36 और 64 को मैं जोड़ दूंगा तो बेटा आ जाएगा 100। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि रूट 100 का मान क्या होता है 10 मात्रक, कितना होता है 10 मात्रक। हमें इसलिए लगाते हैं कि 10 से कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है भाई, इसलिए मैंने मात्रक लगा दी। अब ये नहीं पता मुझे क्या है, मात्रक लगा दी, ठीक है। तो ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। डन, आगे बढ़े बेटा। देखिए चलो भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान भी है। क्वेश्चन है क्या, देखिए बेटा, देखो क्वेश्चन पहले मैं लिख ले रहा हूँ क्या दे रखा है। ये दे रखा है मुझे कोट ए माइनस कॉस ए बट्टे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर, यहाँ होगा बेटा कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। ये है क्वेश्चन भाई। अब इसको मुझे मतलब क्या कह रहा है, इसको लेके चलना और ये लाना, मतलब एलएचएस लेके चलना और क्या लाना है आरएचएस। तो मैं क्या करता हूँ, सिद्ध करना है इसे, तो बेटा मैं इसमें लेके चलता हूँ एलएचएस, मतलब इसको लेके चलूंगा और मुझे ये सिद्ध करना है। और ये सिद्ध करने का बेटा बहुत आसान तरीका जी है का, ये समझो बस। यहाँ कोसेक है यहाँ बने, तो मुझे बस क्या करना है, यहाँ कोट को तोड़ना है। कोट का एक फॉर्मूला होता है क्या, कॉस से बट्टे साइन है। कोट का फॉर्मूला जैसे टेन का फॉर्मूला होता है साइन बट्टे कॉस से, ऐसे कोट का फॉर्मूला होता है कॉस से बट्टे साइन। तो यहाँ लगा दीजिए कोट का फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा बेटा कॉस से बट्टे साइन, डन। माइनस ये कोसे का कोसे रहने दीजिए, तो कोसे को हम तोड़ नहीं सकते, अपॉन ऐसे यहाँ कर दीजिए बेटा कोसे बट्टे साइन है और प्लस कितना कोसे। अब एक चीज देखिए, देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखो यहाँ इसके नीचे अगर मैं एक मान लूं, इसके नीचे अगर एक मान लूं, तो मुझे लग रहा है ऊपर से अंश में से कॉस कॉमन है और यहाँ से भी कॉस कॉमन, दोनों में से कॉस कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैंने वहां से कॉस ए कॉमन लिया तो बेटा बच्चा यहाँ 1 अपॉन साइन है, एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ लेकिन बढ़ाने लायक नहीं है, फिर बढ़ा दे रहा हूँ एक बार। कॉस बाहर चला गया तो 1 बचा, साइन है माइनस, जब कॉस बाहर चला गया तो केवल 1 बचा, 1/1 लिख दो या 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी कॉस कॉमन है, तो यहाँ से भी कॉस ए बाहर ले लीजिए भाई, यहाँ भी क्या बचेगा 1/साइन है और प्लस क्या बचेगा बेटा 1। तो ऐसा लग रहा है कॉस से कॉस खत्म हो गया। अब इस साइन को ले जाइए ऊपर, क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है कोसेक, या कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन। तो साइन का जो उल्टा होगा वो कोसेक होगा, बस मैं इस साइन को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक ए माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन ऐसे इस साइन को ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस बेटा क्या, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का मतलब, मैं कह सकता हूँ कि एल एच एस बराबर होगा बेटा किसके, आर एच एस के। डन, देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये अब तक जो हमने पढ़े थे ये थे बेटा 2 नंबर वाले सभी प्रश्न। अब कितने नंबर का आ गया, अब आ गया 4 नंबर वाला प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, एपी का, ये आ गया 5वें चैप्टर से। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। 4 नंबर लायक क्वेश्चन, चलो मान लिया मैंने है होगा, पर ये 4 नंबर लायक क्वेश्चन है, ये मात्र और मात्र 2 नंबर लायक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है,
इसने बोला किसी एपी का 17वां पद। अब 17वां पद क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ A17, तो ये हो गया बेटा 17वां पद। उसके 10वें पद से, कौन से पद से, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है। बस इसके मान लगा दीजिए और डी का मान निकाल दीजिए। 17वां पद क्या होता है, 17वां पद होता है बेटा एपी का A प्लस 16D बराबर 10वां पद क्या होता है, 10वां पद होगा बेटा A प्लस 9D। मतलब हमने बताया था कि आपको हर बार एक घटा देना है। 17वां पूछ रहा तो A प्लस 16 लिखेंगे, 10वां पूछेगा तो A प्लस 9 लिखेंगे, 13वां पूछेगा तो A प्लस 12 लिखेंगे, और 100वां पूछेगा तो क्या लिखेंगे बेटा A प्लस 99D। ठीक है, बस इसमें से एक घटा देते। 10वां पूछा तो A प्लस 9D। यहाँ से देखो प्लस का ए है, इधर किसका होगा, माइनस का, तो ए से क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर का माइनस का होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कट जाएगा। तो यहाँ 16D है, प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का 9D, बराबर आएगा 7। अब जुड़ेगा या घटेगा, मेरे हिसाब से तो घट जाएगा भाई। तो 7D बराबर 7, और 7 से 7 कितने बार घटेगा, एक बार। तो यहाँ से बेटा डी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, और 1 2 3 4 5 लाइन डन, देख लो। और कितना जगह देख लो, बस इतने इजी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में, घबराने वाली बात नहीं है भाई। बस एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा स्कोर करने वाले हो, बस ये समझ लो। क्योंकि जितना सिलेबस होना था वो हो गया, बस अब प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, पर डे आप एक सेट लगाइए। अगर पर डे आप एक सेट लगाते हो, ये काम केवल और केवल आप 15 दिन तक करते हैं, तो 15 दिन में आप कितने सेट कर लोगे, 15 सेट कर लोगे। और 15 सेटों का मतलब है बेटा तुमने लगभग लगभग 7 पंजे 35, 300, सॉरी 3500, 7 पंजे 35 हो गया ना, हाँ तो 3500 नंबर का पेपर कर दिया आपने। और 3500 नंबर में से तुम्हें लाने कितने, केवल बेटा 70 नंबर लाने। 15 70 कितना होता भाई, 105 होता, उल्टा कर दिया भाई। ठीक है, कितना हो गया, 1000 अब जितना भी हो गया भाई, 1050 हो गया। तो 1050 का हो गया, और 1050 का नंबर का आपने कर दिया, उसमें से आपको कितने लाने, केवल और केवल 70 नंबर लाने। तो आराम से मैं कह सकता हूँ, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, केवल 15 सेट लगा लीजिए। ठीक है, धीमे धीमे करके होगा, केवल 15 दिन मेहनत करनी है मैथ पर, और आपको एक पेपर करने में शायद 2 ढाई घंटे लगेंगे। ठीक है ना, और मेरा हर वीडियो भाई, हर सेट 2 घंटे से कम में कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट, लास्ट 50 मिनट में हो जाता है, बर्थ मिटा गए। देखिए ये कह रहा है समीकरण, इसके हमें क्या निकालना है बेटा, मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मूल। अब देखिए मूल कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए। मूल का मतलब होता है एक्स का मान, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रूट में 2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 और इक्वल टू कितना, 0। अब देखो इसको मूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे √2 की गुणा करूंगा इसमें। अब देखो मूल निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से करते हैं बेटा हम, और एक करते हैं जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है दराचार विधि वाला। ठीक है, द्विघाती सूत्र जिसे बोलते हैं, उससे निकाल सकते हैं। तो आप किसी से निकाल देते, तो मैं इसे बेटा गुणनखंड विधि से करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले √2 की गुणा करेंगे बेटा इसमें। तो यहाँ तक 5 है, जब √2 की गुणा √2 में करूंगा तो ये हो जाएगा 2, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 हो गए। अब 10 को हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए बेटा, 7 आना चाहिए। 10 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7। तो ये मैं कह सकता हूँ 5 दूनी 10, 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आ गई वो दो संख्या आ गई, 5 आ गई संख्या, बेटा कितनी आ गई, तो देखिए रूट में 2x² प्लस का 7 को तोड़ा बेटा मैंने किस किस में, 5x में और 2x में। ठीक है, 5x प्लस 2x, तभी तो 7x होगा, प्लस 5√2 और इक्वल टू कितना चाहिए। अब देखो, अब इसमें मुझे ये देखना बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब सेम संख्या क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों में, देखो यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक x है, तो मैं x को बाहर ले लूं। जब यहाँ से एक x बाहर आ गया तो यहाँ बचा बेटा √2, और √2 के साथ क्या बचा, x प्लस। जब यहाँ से x बाहर चला गया तो केवल बचा 5 प्लस। अब यहाँ है भाई सोचने वाली बात,
बस मेन चीज बच्चा यहीं फंस जाता है, यहीं फंसने के कारण क्वेश्चन को क्या कर देता है, गलत कर देता है। अब देखिए करेंगे ऐसे। अब आपको ये सोचना है कि अब इसमें कॉमन क्या है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, इसे दो को में तोड़ सकता हूँ। देखो दो को में ऐसे तोड़ सकते हैं, दो को में तोड़ सकता हूँ बेटा, अंडर दो गुणा अंडर दो, अंडर दो गुणा अंडर दो में करेंगे तो भी तो दो ही आएगा ना। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पर भी अंडर दो दिख रहा है और इसको भी मैं अंडर दो में तोड़ सकता हूँ, डन है ना। जब मैंने दो को तोड़ा, अंडर दो और अंडर दो, और इसमें भी अंडर दो और इसमें भी अंडर दो, इसका मतलब अंडर दो और अंडर दो बाहर आ जाएगा, देखना आप। तो यहाँ पर तो इसको मैंने दो बार तोड़ा था, अंडर दो और अंडर दो, एक बार बाहर आएगा तो एक बार बचा, तो एक बार को मैं यहाँ लिख लूंगा बेटा अंडर दो, और उसके साथ क्या बचा एक्स प्लस, जब ये बाहर चला गया तो कितना बचा 5 बराबर कितना 0। और एक चीज याद रखना, इसमें और इसमें ये ब्रैकेट वाली संख्या हमेशा सेम आती है। अगर सेम आ रही है तो तुमने गुणनखंड सही किया, अगर सेम नहीं आया तो गुणनखंड गलत की। ये भी थोड़ा सा भाई कॉमन सेंस लगाना है आपको। तो यहाँ जो ब्रैकेट वाली संख्या है उसको लिख सकता हूँ रूट टू एक्स प्लस 5, और दूसरे को लिखूंगा बेटा क्या एक्स प्लस रूट टू बराबर 0। भाई ठंड हो रही है बहुत, हाथ भी काम नहीं कर रहे बेटा, इसको 0 के बराबर रख देंगे, प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा माइनस, रूट टू एक्स इक्वल टू 5, लेकिन माइनस का रूट टू कहाँ बन जाएगा नीचे, तो माइनस का 5 अपॉन रूट टू। एक तो बेटा ये आ गया मूल, मूल का मतलब एक्स का मान, एक यहां से निकाल दूंगा मैं एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0, प्लस का तो उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये भी आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या था, मूल पूछा था, तो यही दोनों मूल आएंगे और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा, डन। ठीक है, ये तुम्हारी 4 नंबर वाले में से दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए भाई क्या कहता क्वेश्चन, जी सर क्या बोला है, यह है हमारा त्रिभुज चैप्टर, और त्रिभुज चैप्टर कौन सा हमारा 6 चैप्टर है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी बिंदु, डी एक बिंदु इस प्रकार स्थित है। अच्छा, एक त्रिभुज बोला है उसने एबीसी, तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं भाई, ए बी और क्या सी। एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, मतलब इस पर बीसी पर एक बिंदु डी है, पर पता नहीं कहां पर है, ये भी बात करूंगा भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते चलते और बात करते चलेंगे कि कोण एडीसी, मतलब डी इस पर होगा, तो कोण ए डी सी, तो यहां पर मान लेता हूं डी में। इसने बोला कि कोण ए डी और इसको क्या बुलाना है सी को, तो एडीसी ये वाला कोण हो गया भाई, एडीसी बराबर है बी ए सी, बी ए सी कहां भाई बी ए सी, मतलब ये वाला कोण इस ए कोण के क्या है आपस में बराबर है, डन। अच्छा फिर तो सिद्ध कीजिए कि सी ए का स्क्वायर, मतलब ये हमें सिद्ध करना है, बस ये याद रखो, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है भाई। अच्छा इसमें है क्या, सी ए है दो बार, सी ए कितनी बार है दो बार, तो बस इसी से मैं कॉमन सेंस लगाता हूँ भाई, जब सी ए दो बार है तो मुझे ऐसे त्रिभुज दो त्रिभुज लेने पड़ेगा जिसमें सी ए दो बार हो। एक त्रिभुज तो मैं लूंगा बेटा बड़ा वाला त्रिभुज जिसमें सी ए है, एक त्रिभुज लूंगा ये छोटा वाला त्रिभुज जिसमें ये भी सी ए है, डन। और इन दोनों त्रिभुजों को बेटा मुझे समरूप दिखाना है, और समरूप दिखाने के बाद भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो यहाँ से हम ये क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए, पहले मुझे दो त्रिभुज लेने, एक तो त्रिभुज लूंगा बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी, और एक त्रिभुज लूंगा बेटा छोटा वाला, और इन दोनों त्रिभुजों को मुझे क्या दिखाना है, क्या 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 समरूप दिखाना है, ठीक है। तो लिख रहा हूं बेटा मैं हल। अच्छा पहले यहाँ लिखना मुझे दिया है, बस ये लिख ली दिया क्या है, बस मुझे एक बिंदु दिया है, बस कौन सा, कोण एडीसी बराबर है बीएसी। तो हल करना भाई, हल सिद्ध हमें ये करना है, याद रखना, ठीक है। लेकिन सिद्धि लिखना है हमें, ये भी लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है
ए सी का स्क्वायर या सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। हल करूंगा और हल में मुझे करना क्या है, ये दोनों त्रिभुजों को मुझे दिखाना बेटा समरूप। कौन कौन सा त्रिभुज, मैं लेता हूँ एक बी ए सी व त्रिभुज, दूसरा कौन सा है ए डी सी, बी ए सी और ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज लेने मुझे। अच्छा, अब इन दोनों त्रिभुजों को मुझे समरूप दिखाना, समरूप दिखाने के लिए बेटा केवल इन दोनों त्रिभुजों में मुझे 3 कंडीशन बराबर चाहिए। कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। तो एक चीज सोचिए भाई, एक त्रिभुज लिया मैंने बड़ा वाला त्रिभुज और एक लिया बेटा छोटा वाला त्रिभुज, तो दोनों को थोड़ा सा अलग अलग कलर से कर देता हूं। इसको ऐसे, एक तो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये आता है। अब देखिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखना भाई, बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा दोनों में आ रही है। एसी बड़े वाले त्रिभुज में भी है और एसी छोटे वाले त्रिभुज में, तो मैं लिख सकता हूं एसी बराबर एसी। इसे मैं क्या बोलूंगा, जब दोनों एक ही भुजा दोनों में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। अच्छा, एक इसने दिया गया था कि छोटे वाले त्रिभुज का देखो ये वाला कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में कैसा है, बराबर है। तो छोटे वाले त्रिभुज का पहले मैंने क्या बोला, अच्छा पहले मुझे बड़ा वाला त्रिभुज लिया, बड़ा वाला त्रिभुज लिया मैंने, तो बड़े वाले त्रिभुज का कौन सा कोण है, बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण ए सी, सॉरी ए डी सी। और ये कहां से आया, ये मुझे दिया है, ये मुझे कुछ समय दिया था, देखो ये दिया है। और तीसरा देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है, मुझे देखो बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण और छोटे वाले त्रिभुज में भी तो यही कोण आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है मेरा, ये भी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कोण, इसका नाम होगा बेटा ए सी डी बराबर होगा कोण ए सी डी। और ये कैसे होगा, ये भी होगा बेटा उभयनिष्ठ। क्या होगा, उभयनिष्ठ। तो इसमें दो तो कोण होगी बेटा, एक हो जाएगा, तो इसे मैं कह सकता हूं साइड एंगल, एंगल प्रॉपर्टी से या कसौटी से। त्रिभुज दोनों आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे, तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज बी ए सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, बी ए सी समरूप होगा किसके, ए डी सी के। जब ये समरूप होंगे तो हमें, तो भाई सीबीसीटी क्या कहता है, ध्यान रखना, जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं या सर्वांग सम है, सर्वांग सम में ये होता है कि भुजाओं और कोण आपस में बराबर होंगे, लेकिन समरूप में ये होता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होगा, अनुपात बराबर, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब अनुपात बराबर होगा। तो इसमें जब समरूप है तो मैं कह दूंगा इनकी भुजाओं का आपस में अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। और वो कौन कहता है, सीपीसीटी कहता है। तो क्या होगा, बी ए बट्टे बी ए ये वाली भुजा ए डी के बराबर, बी ए बट्टे ए डी बराबर ए सी बट्टे डी सी बराबर और बी सी बट्टे ए सी। दोबारा समझिए, पहले दोनों भुजा ली, पहली पहली दोनों दोनों ये आ गई, दूसरी दोनों मतलब ये वाली दूसरी लास्ट की और ये लास्ट की ये आ गई, और पहली लास्ट की और पहली लास्ट की बेटा यहाँ। अब मुझे सिद्ध करना था ये। अब एक चीज समझिए, इसमें 4 भुजाएं, 1 2 और 2 ये है 4, लेकिन इसमें मेरे पास कितनी है, 6 भुजाएं, तो कोई से 2 भुजा हटनी, मतलब या तो ये हटेगा या ये हटेगा, ये हटेगा। अब देखो यहाँ बी ए और ए डी, बी ए डी है कहीं, बी ए डी नहीं है, तो इसका मतलब ये से भुजा से मुझे कोई भी मतलब नहीं, केवल इन दोनों भुजाओं से मतलब। और इन दोनों भुजाओं से बेटा मैं ये सिद्ध करता हूँ, कैसे, इसकी गुणा कर दीजिए इसमें और इसकी गुणा कर दो बेटा इसमें, तो क्या होगा देखो, यहाँ लिखते हैं भाई, जब एसी की गुणा एसी में करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ एसी का स्क्वायर या सी ए का स्क्वायर, बात एक ही होगी, भुजा तो एक ही, एसी एसी है। बीसी और डीसी, तो यहाँ पर क्या सी भी हो रहा है, मतलब सी पहले हो रहा है, तो इसका मतलब इसके इसमें गुणा करूंगा तो क्या होगा, बीसी इंटू डीसी, इसको लिख सकता हूँ सी बी और सी डी, कुछ भी लिख सकता हूँ सी बी इंटू सी डी। क्या यही सिद्ध करना था, हाँ बेटा यही सिद्ध करना था, बस हो गया आंसर।
डन। अच्छा था भाई क्वेश्चन, और 4 नंबर लायक था क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, पहले बना लीजिए जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के प्रगत खींचा गया। इसने बोला कि एक चतुर्भुज है, और कौन सा है, एबीसीडी, किसी वृत्त के परिगत खींचा गया। परिगत का मतलब तो बेटा बाहर खींचा गया। तो मैंने एक बेटा एक वृत्त ले लिया, ठीक है भाई, इसी से काम चला रहे थे। एक मुझे इसके चारों ओर पर चतुर्भुज खींचना, तो चतुर्भुज का मतलब है 4 भुजाओं वाला। तो एक ये हो गया, कोई सी भुजा छोटी बड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 3, और एक में यहां से करके ऐसे खींच देता हूं बेटा 4। इसको जो एक्स्ट्रा वाली लाइन है उसको मिटा दीजिए, ठीक है। ए बी सी, और यहाँ के बेटा दोबारा समझिए, एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। एबीसीडी एक किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी। मतलब हमसे कह रहा है ए बी और सी डी बराबर होगा एडी और बीसी। एडी और बीसी मतलब इन दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर है। ये हमसे सिद्ध करवा रहा है। देखिए सिद्ध करने के लिए आप हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये एक वृत्त है, वृत्त का यहां पर होता है बेटा केंद्र, अब एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए केंद्र से बाहर वाला कोई बिंदु है, कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब यहां से यहां तक मैंने ये मान लिया ये स्पर्श बिंदु है, ये भी एक स्पर्श बिंदु है, ये भी एक स्पर्श बिंदु और ये भी एक स्पर्श बिंदु है। तो मैंने इसको नाम दे दिया बेटा पी क्यू आर एस। एक हमारे पास प्रमेय होती है क्या, कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, आपस में बराबर होती है। दोबारा समझो, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से, चारों में से इसको मान लीजिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूं इस बिंदु से ये खींची गई है, इस बिंदु से ये खींची गई है, इस बिंदु से ये दोनों, और इस बिंदु से ये दोनों खींची गई हैं। तो ये भुजा आपस में बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये भी क्या होंगे आपस में बराबर। डन। अब मुझे सिद्ध करना है बेटा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर। तो मैं यहां करता हूं हल, यहां लिख लेना सिद्ध करना है दिस, हल कर रहा हूं मैं। चलो थोड़ा सा इधर से करते हैं, बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। हल क्या है बताना, मैं कह सकता हूं बेटा ए पी बराबर होगा ए एस के, ए पी बराबर होगा इसका ए एस के। डन। और ये कैसे आया, बस एक बार लिख दीजिए कैसे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, सॉरी ये लिखना था वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, यहां लिखना वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। डन। और इसे मान लेता हूं बेटा मैं समीकरण नंबर 1, क्या मान लेता हूं समीकरण नंबर। अच्छा ये वाली भुजा इसके बराबर, तो मुझे पता है ये वाली भुजा भी इसके क्या है बराबर, तो क्या होगा बीपी या पी भी बराबर होगी बीक्यू के। तो मैं कह सकता हूं कि पी बी बराबर किसके बेटा, बीक्यू के। इसे मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। इसी टाइप से ये भी दोनों बराबर होंगी, तो मैं कह सकता हूं आर सी किसके बराबर होगा, सी क्यू के। आर सी किसके बराबर होगा, सी क्यू के। समीकरण नंबर 3 हो गया। आर डी बराबर होगा डी एस के, आर डी बराबर होगा डी एस के। लेकिन बेटा मैं इसमें तुम्हें एक चीज और बताने वाला हूं, समझो क्या, मुझे इस भुजा और इस भुजा का योग तो करना था,
तो ध्यान रखना, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली, इन चारों भुजाओं को मुझे एक साइड रखना है और दूसरी चारों भुजाओं को एक साइड रखना है। क्यों? क्योंकि इन चारों को जोड़ूंगा तभी तो दो भुजाएं बनेगी, ये बस याद रखना। क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा, ये तो पता चल जाता है, लेकिन ये बराबर ये फिर कर देते ये बराबर ये, ऐसे नहीं करना, ये बराबर ये करना है जिस हिसाब से मैंने किया। ऐसे करोगे तो आंसर आएगा, अगर नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मेरे पास बनेंगे बेटा चार समीकरण। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चारों समीकरणों को आपस में जोड़ रहा हूँ। जोड़ने पर जब मैं इन चारों समीकरणों को जोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, एपी प्लस पीबी प्लस आरसी प्लस आरडी, ये चारों वजह इधर जोड़ दी, बराबर के बाद चारों वजह इसे जोड़ दी। कैसे? ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब एक चीज समझिए, अच्छा एपी और पीबी ये है कहाँ? एपी और पीबी, इन दोनों भुजाओं को क्या मैं एक बड़ा नाम नहीं दे सकता, ए बी कह सकता हूं ना? तो मैंने इन दोनों को बोल दिया बेटा ए बी। ऐसे यहां आरसी और आरडी कहाँ है भाई? आरसी और आरडी, इन दोनों छोटी भुजाओं को एक बड़ा नाम नहीं दे सकता भाई, सी डी बोल सकता हूं ना, सी डी बराबर। ऐसे देखो ए एस और ए एस के साथ एस वाला कौन सा? डी एस। ए एस और डी एस कहाँ है? ए एस और डी एस, इन दोनों छोटी भुजाओं को क्या मैं एडी नहीं बोल सकता? एडी प्लस बी क्यू और सी क्यू कहाँ है? बी क्यू और सी क्यू, इन दोनों छोटी भुजाओं को क्या बोल दूंगा बेटा मैं? बीसी बोल दूंगा। क्या देखना, मुझे यही सिद्ध करना था, बस इतना सिंपल सा था भाई क्वेश्चन। ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी। क्या सिद्ध करना था? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस, ठीक है। और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इजी था ना? तो बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए और इसी भी आसान तरीके से होगा। जल्दी करिए फिर आगे बढ़ते बेटा। चलो ठीक है भाई, इसमें हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? दिए गए आवृत्ति विवरण आंकड़ों का माध्यक दिया है बेटा हमें। क्या दिया है? हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं, इसका अर्थ होगा, ये हमें माध्यक दिया 28.5, दिख तो रहा होगा ना? हाँ दिख रहा होगा, तो मैं लिख दूंगा सारी चीजें क्या क्या, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। माध्यक है 28.5, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। इसका मतलब मुझे इसमें माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है? माध्यक। क्यों? क्योंकि मुझे माध्यक दिया है। तो यहाँ लिखूंगा बेटा वर्ग अंतराल बारंबारता, तो यहाँ बनाना पड़ेगा मुझे वर्ग अंतराल, जो दिया पहले मैं वही लिख रहा हूँ, और दूसरा बेटा बारंबारता। अब देखिए, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, एक यहाँ खींच लीजिए लाइन, ठीक है। बस देखो ये तो वर्ग अंदाज दे रखा दिख रहा हो तो ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0 से 10 है बेटा पहला वाला ये, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप से है, 10 से 20, कहाँ तक है ये बेटा 50 से 60। बारंबार से देखो पहले दे रखे मुझे 5, x 20, 15, 22 और यहाँ कितना बेटा 5, और इसने बोला है इनका जो योग है वो कितना है? 60 है। योग कितना है? 60। अब देखो जब हमें कभी भी क्या पूछ ले, माध्यक पूछ ले, क्या पूछ ले? माध्यक। तो माध्यक में बेटा सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है संचयी बारंबारता। क्या बनाते हैं? संचयी बारंबारता। देख, संचयी बारंबारता का मतलब होता है बारंबारता को बेटा जोड़ना। तो जोड़िए, दो 5 का तो 5 आएगा, 5 में जब मैं x जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 5, तब इसमें से जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, या x प्लस 25, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 में 15 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, और 40 में जब 22 जोड़ूंगा तो ये होगा 40 प्लस एक्स प्लस 22, और इसमें 5 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स और प्लस क्या? 22। और इनको जब मैं जोड़ूंगा ये बेटा आना कितना चाहिए था? ये आना चाहिए था बेटा मेरा 60। तो इसका मतलब यहां से मुझे एक चीज पता चल गई
कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है किसके बराबर आना चाहिए था, 60 के बराबर, लेकिन ये आया नहीं, तो यहाँ से मैं एक्स और वाई का मान पता कर सकता हूँ। 45 चला जाएगा बेटा उधर, जब 60 में से 45 घटाऊंगा दूंगा तो ये आ जाएगा 15। इसे मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। ये तो समझ में आ गया ना कैसे आया, ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसने बोला है एन का जो योग है वो 60 आएगा। देखो इसने बोला 60, एन का मतलब ये भी कह सकते हैं एन का मान 60, ठीक है, मतलब ये 60 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 60 के बराबर नहीं है, इसका मतलब एक्स और वाई का मान कितना है 15, तभी तो 60 होगा। अब इसमें हमें दिया बेटा माध्यक, तो माध्यक दिया है तो माध्यक तो लगा लेंगे, पहले माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं भाई। माध्यक का फॉर्मूला होता क्या है तभी तो हम निकाल पाएंगे। इसका फॉर्मूला एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इनटू में क्या बेटा एच। अब इन सब वैल्यू को निकाल देते हैं भाई। अब इन वैल्यू को बेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जगह उधर कम है इसलिए मैं इधर लिख। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा एन की, तो एन का मान मुझे पता है 60 है, ठीक है भाई, एन का मान लिख दिया मैंने 60। 60 क्योंकि एन का मान होता है सभी संख्याओं का योग जो आता है। इसके बाद मुझे क्या करना है, 60 का बेटा आधा करना है, 60 का आधा होता है 30, कितना होता है 30। अब इसमें मुझे देखना है 30 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 30 से बड़ी देखो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है 30 से बड़ी कैसे। अगर मान लीजिए एक्स का मान 6 आया, मान लीजिए मुझे भी नहीं पता भी कितना आएगा, एक्स का मान 6 आया तो ये भी 30 से बड़ी हो सकती है। अगर एक्स का मान 4 है तो 30 से छोटी हो सकती है। इसका मतलब पहले मुझे यही मान के चलना पड़ेगा कि ये संख्या 30 से बड़ी है। जब 30 से बड़ी है तो इसके जो सामने वाली संख्या होती है बेटा ये, और इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा बारंबारता, मतलब एफ का। कैसे दोबारा समझ लीजिए, पहले 60 का हमें आधा करना होता है, 60 का आधा कितना हुआ 30, 30 से बड़ी संख्या को चाहिए, जो बड़ी होती है उसके सामने वाला जो होता है वो होता है हमारा एफ का मान। डन, ठीक है। अच्छा, जो एफ का मान आया उससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता जो होती है ये, इसे हम बोलते हैं ठीक है एफ का मान बेटा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हें नहीं लिखना ऐसे, मुझे बस लिख रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। अब देखो ये 20 था ना, 20 के ठीक सामने निम्न सीमा जो होती है इसे हम बोलते हैं बेटा एल, और इनका जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं, एच। तो यहां से बेटा मेरे सब मान आ गए, बस एल का मान आ गया और एच का मान कितना आ गया 10, क्योंकि इनका अंतर, बस ये सभी मान लगा दीजिए इसमें। देखो सबसे पहले बात करूंगा माध्यक, माध्यक कितना दिया मुझे 28.5, माध्यक 28.5 दिया बराबर। एल का मान है बेटा मेरे पास 20 प्लस एन बट्टे 2, एन का मान देखिए, एन का मान कितना है, एन का मान है बेटा 60, तो 60 में जब 2 का भाग करूंगा तो डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा मैं 30 माइनस सी एफ, और सी एफ का मान कितना है मेरे पास x प्लस 5, तो इसे लिखूंगा बेटा ब्रैकेट में x प्लस 5 बट्टे एफ का मान, और एफ का मान है 20, और इनटू बेटा एच, और एच का मान है मेरे पास 10। ये सब मान मैंने लगा दिया। अब यहां से बस मुझे इस x का मान निकालना, वही, हाँ सही बात है, यहां से x का मान निकालूंगा, x का मान निकालने के बाद जो x का मान आएगा वो मैं इसमें रख दूंगा, तो वो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो यही हमारे होंगे किसके मान, x और y का मान। प्लस का है इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसे लिख सकता हूँ बेटा 28.5 माइनस का 20 बराबर 30। अब देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 से 20 2 और कटेगा, माइनस x प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा बेटा 2। इसमें से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 20 में से 28 घटाऊंगा तो 28 मतलब 8.5, इसमें से घटा दीजिए 25 माइनस एक्स बट्टे 2, तो 2 की गुणा इसमें करके ये 8.5, 8.5 में जब 2 की गुणा करूंगा तो 8 दूनी 16 17 हो जाएगा ना, ठीक, 17 बराबर 25 माइनस एक्स, तो 17 माइनस 25 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से जब मैं इसको घटाऊंगा पुत्र कितना है बताइए, यह आ जाएगा माइनस का 8 बराबर माइनस का एक्स, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ से जो एक्स का मान आया है, इसका मान एक्स का जो मान आएगा वो आ जाएगा बेटा मेरे पास, ठीक, एक्स का मान 8 आ गया। लेकिन भाई मुझे एक्स और वाई दोनों का चाहिए, इसने बोला था एक्स और वाई दोनों के मान निकालने हैं, तो एक्स का तो आया भी। अब इसे एक्स का मान रख दीजिए समीकरण एक में, तो किसका आ जाएगा वाई का मान। क्या करना है, एक्स का मान
समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है क्या, x प्लस वाई बराबर है बेटा 15। x का मान 8 रखो और 8 को ले जाओ बेटा उधर डायरेक्ट कर दो, जगह कम है इसलिए। 15 माइनस का 8, जब 15 में से 8 घटाऊंगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और ये होंगे बेटा हमारे x और y। डन। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये तो इसमें कितने नंबर का पूछा गया है, देखो 4 नंबर का पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा हमें 6 नंबर में पूछा जाता है। 4 से कम नहीं आएगा ये, या तो 4 का या 6 का, 4 का या 6 का, इसी टाइप से ये चलता रहता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी बनाइए, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलो। ठीक। अच्छा देखो, इसमें हमारा जो 22वां जो क्वेश्चन होता है उसमें ये बोलता है किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, लेकिन टोटल प्रश्न आते हैं बेटा 6, तो ये 6ठा प्रश्न। अब तक हमने 5 प्रश्न कर दिए, लेकिन टोटल 6 होते हैं, 6 में से 5 पूछता है, तो 5 जो कर दिए, ये 6ठा है, 6ठा भी हम करेंगे। भाई देखो हमें तो आता है, अगर भाई देखो आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसे छोड़ देना, लेकिन जब हमें आता तो भाई पूरा हम टोटल का टोटल करेंगे, ठीक है। किसी कारण 12 खराब पेन, अच्छा 132 से अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। इसने बोला कि कोई हमारे पास 12 खराब पेन है और वो किस में मिल जाते हैं, 132 जो अच्छे पेन है उसमें हम मिला देते हैं। 12 खराब होगा, 132 क्या है, अच्छे, जब उनको मिला देंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 132 12 ये हो जाएगा बेटा 144। तो टोटल पेन होगा 144, जिसमें 12 खराब हैं, 132 के अच्छे हैं, सही है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, मतलब देखकर हम ये नहीं बता सकते कि पेन खराब है या फिर क्या है, अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 पेन तो खराब हैं और 132 पेन अच्छे हैं, उनको जब मिला दें तो हम देख के नहीं बता सकते कौन सा पेन खराब है और कौन सा सही है। अब उनमें से बिना चेक किए, मतलब बिना पेन चलाए, हमें उसमें से पेन निकालना भाई, एक कोई सा भी निकल सकता है, या तो खराब निकलेगा या फिर अच्छा निकलेगा, दो ही निकलेंगे, दोनों में से एक निकलेगा कोई। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है बेटा, अच्छा होने की प्रायिकता। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं खराब पेन, ये तो आपको सबको पता है, खराब पेन है हमारे पास कितने थे बेटा, 12। और अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है 132। तो अब ये बता दी, दोनों पेनों को जब मिला दिया तो कुल पेन कितने हो गए, 142 ना 144, कितना हो गया 144, मतलब 144, हाँ 44, सॉरी 44। हाँ भाई जो भी है यार, ऐसा होता कभी कभी, लबेड़ा की जीभ होती है मांस खा जाती है, सॉरी मांस की जीभ होती है लबेड़ा खा जाती है। आगे देखिए भाई, अब हमसे पूछ रहा है बेटा क्या पूछ रहा है, पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। अब बताओ अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी, पेन अच्छा होने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल संख्या बट्टे कुल संख्या। अब बताओ अच्छे पेन है कितने, अच्छे पेन है बेटा 12, वो आएंगे ऊपर, और कुल पेन कितने 144, वो कहां जाएंगे नीचे। अब 12 से बेटा इसे काट दीजिए, 12 से 144, 12 का वर्ग होता है तो 1/12, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का बेटा क्या होगा, अब देखो 1 2 3 4, 4 लाइन 4 नंबर देके जा रही है आपको। डन। लेकिन बशर्ते आपको पता होना चाहिए होगा कैसे, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। अब आएंगे बेटा हमारे 6 नंबर वाले प्रश्न, ये बेटा 6 नंबर का प्रश्न है। इसने बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कोई भी एक भिन्न है, वो कितनी हो जाती है 1/3 हो, लेकिन भिन्न नहीं पता तो बेटा हमें मानना पड़ेगा, माना, चलो ऐसे नहीं, यहाँ इधर ले, माना भिन्न जो होती है बेटा वो होती है हमारे अंश बट्टे हर के रूप की, तो यहाँ मुझे अंश और हर दोनों मानने पड़ेगा। माना भिन्न का अंश
बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। अंश और हर मान लिया तो ये बताओ यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न तो अंश बट्टे हर की होती है ना, तो अंश है x और हर कितना है y, अंश बट्टे हर। डन। इसने बोला है कि भिन्न 1/3 होता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। इसने बोला अंश में से जब मैं एक घटाऊंगा, अंश कौन है? x में से जब मैं एक घटाऊंगा तो भिन्न 1/3 हो जाता है। भिन्न होती है बेटा x बट्टे भाई, समझना है भाई। ये कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है, लेकिन होती कब है? जब अंश में से मुझे एक घटाना है। भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से हम क्या घटाते हैं? एक घटाते हैं, अंश में से एक घटाते हैं। जो बोला है वही करेंगे भाई। तो यहाँ से पहले एक समीकरण बना देता हूँ, इसकी गुणा इधर करूंगा, इसकी गुणा करूंगा इधर। जब 3 की गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस का 3 बराबर यहाँ हो जाएगा बेटा y, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 3x, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें बनाना है बेटा रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण में x और y को इधर रखूंगा और चर को ले जाऊंगा उधर। तो ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 1। डन। अच्छा, बाद में क्या बोल रहा है ये और देख लेते हैं भाई। देखिए, और वह एक, अभी तो 1/3 हो रही थी, देखो यहाँ 1/3। अब इसने बोला है 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/4। तो कौन हो जाती है 1/4? भिन्न तो होगी। कितनी होती है? 1/4। लेकिन कंडीशन तो होगी कुछ ना कुछ। कब होती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। बेटा बोला हर में, हर कौन है? बाई। बाई में मुझे कितना जोड़ना है? 8। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब बेटा x बट्टे वाई, मतलब x का मान निकालना और y का मान निकालना। तो यहां से एक समीकरण बना दूंगा, तो गुणा कर दीजिए इसमें। 4x बराबर y प्लस 8, y को उधर ले आइए तो 4x माइनस के y बराबर 8। समीकरण नंबर होगा दूसरा। बेटा समीकरण 1 को लिख देता हूं मैं यहां पर, 3x माइनस के y बराबर 3। अब यहां से मुझे बेटा दो समीकरण आएगा, दोनों समीकरणों को मुझे सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करने के बाद किसका मान निकालना है? x का और y का। अब एक चीज सोचिए, क्या हमारा 22 से x कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि एक जगह 4 है एक जगह 3 है। 22 से 22 कट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए। माइनस माइनस का तो नहीं कटते। जब एक को प्लस का एक को माइनस का बनाने के लिए हम एक समीकरण को लिखते थे बेटा घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। और घटाने पर हमें पता है बेटा इस समीकरण के चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज। तो ये प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, और प्लस का तो माइनस का, इससे कट जाएगा। 4 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तो बेटा यहाँ बचेगा मेरे पास x। डन। और 8 में से 3 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5। तो एक मान तो आ गया भाई मेरे पास, किसका? x का। कितना? 5। किसका और निकालना है? मुझे निकालना है बेटा y का। तो मैं क्या करूंगा भाई? कुछ ना कुछ तो करूंगा भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। क्या करना है? इस x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। कहा समीकरण 1 ये रहा। या तो समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो, किसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो समीकरण 1 में लिख दे रहा हूं मैं, x का मान किस में रखना है बेटा? समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 है क्या? 3x माइनस के y बराबर है बेटा माइनस का प्लस का, हाँ प्लस का थे। बस यहाँ x का मान रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 3 गुणा 5 माइनस के y बराबर 3, तो 15 माइनस के y बराबर 3, प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ माइनस का y बचेगा 3 माइनस 15, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का 12। माइनस से माइनस खत्म, तो इसका मतलब आ गया y का मान 12। देखो x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा था बेटा भिन्न ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? भिन्न। और मुझे पता है या आपको पता है या हमें पता है कि भिन्न क्या है बेटा? x बट्टे y, जिसमें x का मान कितना है? 5 और y का मान कितना है बेटा? 12। और यही होगी हमारी भिन्न, और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। डन। ये तो भाई हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। बनाइए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। आगे देखिए, देखिए भाई क्वेश्चन क्या
इसने बोला एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए। इसने बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो बेटा मैंने ये बना ली सड़क। कितने मीटर की है यहां से लेकर यहां तक? 80 मीटर की। इसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए, तो एक खंबा मैंने यहाँ जोड़ दिया बेटा और एक खंबा जोड़ दिया, लेकिन दोनों समान लंबाई के हैं, तो इनकी लंबाई क्या है? समान। समान सी लग रही है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आगे क्या बोला है? दो खंबे लगे हुए, खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, मतलब इसने बोला है खंभों के बीच सड़क के किसी एक बिंदु से, तो यहाँ पर एक बिंदु लेना पड़ेगा, कहीं भी ले लो, बीच में नहीं लेना। बीच में ले सकते क्योंकि हमें नहीं पता भाई कहां पर है, तो मैं मान लेता हूं कहीं पर भी एक बिंदु हो सकता है, तो मैं मान लेता हूं बेटा यहाँ पर है कोई बिंदु, नहीं पता मुझे कहां पर है, लेकिन इसने बोला सड़क के बीच में, बिल्कुल फिक्स बीच में नहीं बोला, लेकिन इन दोनों सॉरी इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु सड़क पर, किसी बिंदु के इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है, मतलब इनके शिखर के जो उन्नयन कोण है, यहां से बेटा यहां तक मिलाऊं और यहां से जब इसको मिलाऊं, तो इसके जो उन्नयन कोण है, एक का तो 60 है, एक का कितना है बेटा? एक का 30 है, ऐसे करके बोला है। और क्या बोला है? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इसने बोला खंभों की ऊंचाई निकालनी है और खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी है, इस बिंदु कितनी दूर है। तो बेटा ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई को मान लेता हूं मैं h, खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे की ऊंचाई सेम है ना, ठीक है, तो इसकी h है तो इसकी भी h ही होगी, क्योंकि समान लंबाई के खंभे थे। अब ये देखिए यहां से लेकर यहां तक मेरे पास था ये 80, जब ये पूरा 80 का है, अगर फिर ये वाला कितने का होगा ये बताओ? अगर ये पूरा 80 का, तो ये कितने का नहीं पता ना, तो इसको मैं कुछ ना कुछ मान लेता हूं, तो मैंने मान लिया इसे x मान लिया। जब मैंने पूरा x का मान, देखो टोटल 80 था, 80 में ये x का चला गया, तो ये वाला कितने का बचा? 80 माइनस x का। अब मेरे पास सभी का मान आ गया, यहां से मैं मान निकाल सकता हूं। डन। बस इसका एक बार भाई नामकरण कर दीजिए, नाम डाल दीजिए, यहाँ पर a, यहाँ पर डाल दीजिए बेटा b, यहाँ पर c और यहाँ पर d और यहाँ पर क्या e। मुझे x का मान निकालना है और h का मान निकालना है, यही दो क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, ठीक है। तो हल बेटा मीनर क्या बोला? हाँ, खंबे की ऊंचाई मैंने h माना है, ये ज्ञात करना है, और जो मैंने सड़क पर एक बिंदु माना था उसे c माना है, बिंदु को c, जहां से इन खंभों के बीच की दूरी, इन दोनों खंभों के बीच की दूरी x और इन खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 80 माइनस x, इसको मुझे निकालना। तो सबसे पहले मैं लेता हूं बेटा ये वाला त्रिभुज, ये वाला या तो ये लीजिए, ये कोई सा ले लीजिए एक त्रिभुज, हमें लेने लेकिन पड़ेगा एक त्रिभुज जरूर, तो इस त्रिभुज को ले लेता हूं, त्रिभुज एबीसी में, हाँ त्रिभुज एबीसी में यहां लगाऊंगा बेटा tan थीटा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है ये कोण है, तो कोण के सामने वाले लंब, और ये क्या आधार, इससे मुझे काम नहीं है, कर्ण से कोई काम नहीं है, तो लंब और आधार ये हमारे किस में होते हैं? tan में होते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बट्टे आधार, तो लंब है मेरे पास AB, आधार है बेटा BC, आधार BC। tan थीटा का मान दिया है इसमें 30, AB का मान कितना है? AB का मान मुझे नहीं पता, तो h माना था मैंने, और BC का मान मैंने माना है 80 माइनस x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बट्टे 80 माइनस x। तो इसको ले जाइए इधर, तो इसको ले जाइए ऊपर, तो क्या होगा? 80 माइनस x बराबर √3h, ठीक है। तो यहां से चलो इसी को समीकरण नंबर 1 मान लो, मैं सोच रहा था कुछ और मानो, समीकरण 1 इसी को मान लो, जो काम का होगा आगे फिर हम आगे चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये समीकरण जो एक आया है मेरा है इस त्रिभुज से। अब मुझे ये बेटा ये वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है? CDE। क्या नाम है त्रिभुज? त्रिभुज CDE में वही लगाऊंगा बेटा tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब का नाम क्या है? लंब का नाम बेटा CDE बट्टे आधार का नाम है CD। डन। अब देखिए आगे,
तो यहां से लिखूंगा मैं 10, थीटा का मान दिया मुझे उसमें 60, इस वाले त्रिभुज में दिया था 30, उस वाले त्रिभुज में कितना दिया 60, बराबर लंब कितने का है h का, और आधार कितने का है बेटा x का, ठीक है। अब देखिए तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर, अच्छा एक चीज समझो, यहां से या तो h का मान निकालना है x का मान निकालना, तो मुझे पहले निकालना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं निकाला, तो यहां से निकालना पड़ेगा भाई मुझे, या तो x का मान या फिर किसका मान h का मान, किसी न किसी का तो मान निकालना पड़ेगा। तो यहां से मैं h का मान निकाल दूं, x का निकाल देता हूं चलो। तो ये देखो बस x का मान मैं कैसे निकालूंगा, तो इस 80 को लेके जाऊंगा उधर, या फिर ऐसा करो इसको ले आओ उधर और इसको ले आओ उधर, तो x का जो मान आएगा 80 प्लस का द्वारा किसका हो जाएगा माइनस का, 80 माइनस का √3 h बराबर आ जाएगा बेटा x। अब इसको समीकरण 1 न मान के इसको समीकरण 1 मान लीजिए भाई, समझ रहे ना, इसको समीकरण 1 न मान के मैं बेटा समीकरण नंबर 1 इसे मान लेता हूं। अब यहां लिखना मुझे समीकरण 1 से, क्यों लिखना है, क्योंकि समीकरण 1 से x का मान रख दूंगा इसमें, समीकरण 1 से x का मान ये है ना 80 माइनस √3h, बस इसको इसमें रख दीजिए, h बट्टे कितना है 80 माइनस √3h। अब बेटा इसकी गुणा कर दो इधर, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो कितना आएगा 80 √3 माइनस इसकी गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 3h, बराबर यहाँ हो जाएगा h, माइनस का उधर जाकर इसका हो जाएगा प्लस का, तीन और एक हो जाएगा 4h, और 4 का बन जाएगा नीचे h बराबर 80 √3 और बट्टे में कितना 4, जब 4 से बेटा 80 काटूंगा तो कितना आ जाएगा 20 √3 आ जाएगा। ये किसका मान आया, ये बेटा गया h का, और h का मतलब था खंबे की ऊंचाई, तो मैं कह सकता हूं कि जो खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई कितनी है 20 √3 मीटर है, कितनी 20 √3, डन। लेकिन खंबे की ऊंचाई के साथ साथ मुझे एक और चीज पूछी थी, क्या, इस बिंदु की दूरी, खंबे से बिंदु की दूरी कितनी है, तो इसका मतलब मुझे x का मान निकाला, तो इसका मान, इसको मिटा दे रहा हूं भाई, समीकरण 1 से ध्यान रखना, यहाँ पर समीकरण 1 से रखा था ये वाला, ठीक है, तो अपने काम के लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, लिखेगा चल। तो h का मान आया मेरे पास 20 √3, h का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, h का मान किसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो किसका मान आ जाएगा x का, बस क्या करना है h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए भाई कितना है 80 माइनस √3 इंटू, यहाँ भाई h का मान रख दीजिए, h का मान कितना है 20 √3, तो यहाँ जाएगा बेटा 20 √3, और ये किसके बराबर होगा x के बराबर, तो यहाँ से जो x का मान आएगा बेटा कितना आएगा 80 माइनस 20, तो ये है √3 का √3 करूंगा 3 होगा, और 20 दिया हो जाएगा बेटा 60, कितना हो जाएगा √3 का √3 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की गुणा जब मैं 2 करूंगा 3 दूनी 6 60 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा। अब समझिए पूरा क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा था खंबे की ऊंचाई कितनी है, खंबे की ऊंचाई आ गई बेटा हमारी 20 √3 मीटर, कितनी आ गई 20 √3 मीटर, और खंबे से बिंदु की दूरी कितनी आई 20 मीटर, देखो यहां से लेकर यहां तक ये 20 मीटर है, पूरा कितने का था 80 का, जब यहां से लेकर यहां तक ये 20 है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा 60 मीटर, तो खंभों को जो बीच की दूरी होगी 20 मीटर और 60 मीटर होगी, और खंबे की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी 20 √3 मीटर होगी, और यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का बेटा आंसर, ठीक है। बनाइए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, लेकिन भाई 6 नंबर मिलेंगे तो भाई करना तो पड़ेगा, 6 नंबर चाहिए तो, डन है ना। बढ़े फिर इसके बाद बात करते हैं इस सेट का, मतलब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्या भाई ये आ गया, चलो पढ़ते हैं, से भी खत्म करते चलती। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार खिलौने बनाया गया, मतलब ये कहना चाह रहा है एक लकड़ी का एक ठोस बेलन है जिसमें से गड्ढा करके बेटा क्या निकाला गया,
एक खिलौना बनाया गया है, गड्ढा करके एक खिलौना बनाया गया, मतलब यहाँ पर एक गड्ढा कर दिया, एक गड्ढा यहाँ कर दिया। ये देखो भाई, बाहर था मेरे पास बेलन, जब ये गड्ढा किया तो ये होगा तो बेटा गोला। ये क्या होगा हमारा? गोला। देखो इसने बोला अर्धगोला खोद कर। ये तो बेलन की ऊंचाई, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया बेटा, एच का मान दिया है 10 मीटर, ऊंचाई है ना 10 सेंटीमीटर, और इसका आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब होती है आर बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। डन। तो इस कॉलोनी का संपूर्ण व्यष्टि क्षेत्रफल क्या है? मतलब ये कह रहा है इस कॉलोनी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब इस कॉलोनी में है क्या क्या भाई? एक तो मुझे लग रहा है ये बेलन है, और आधा गोला ये और आधा गोला, एक गोला हो गया, ये कह सकता हूं मैं। समझ पा रहे नहीं? एक तो क्या है ये बेलन, और एक क्या है गोला। एक बेलन और एक गोले का क्षेत्रफल लगा दिया, आधा आधा करके 2 बार में लगा दीजिए। तो यहाँ लिखना मुझे किसका था ये, खिलौने का क्षेत्र। खिलौने संपूर्ण बोले या कुछ भी बोले भाई, बात एक है, संपूर्ण का मतलब होता है ढका हुआ। जब ये खिलौना बनाएंगे क्या ये ढका हुआ होगा? नहीं ढका हुआ, क्योंकि ये जब गड्ढा किया तो खोदा होगा, जब ये खोदा होगा तो इसका मतलब खोखला होगा, और खोखला होगा तो यहाँ पर लेयर नहीं लगी होगी। जब लेयर नहीं लगी होगी तो इसका मतलब हम लगाएंगे बेटा क्या, वक्र पृष्ठ। क्या लगाएंगे? वक्र पृष्ठ। खिलौने का वक्र पृष्ठ। खिलौने में है क्या क्या बेटा? एक है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, प्लस आधा गोला ये, आधा गोला, या तो एक गोले का वक्र पृष्ठ कर दीजिए, या फिर 2 गुणा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ कर। बात एक ही है, तो मैं गोले का लिख दे रहा हूँ, फालतू में असड़ वसड़ क्यों करना है भाई। गोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल, नहीं पाई आर एल तो शंकु को होता है भाई 2 पाई आर एच, प्लस गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। या तो कॉमन लेके कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, तो कॉमन लेके कर दीजिए, इजी हो जाएगा। 2 पाई आर कॉमन आ गया, 2 पाई आर बाहर चला गया तो केवल बचा है एच, प्लस 4 में से 2 बाहर गया तो 2 बचा और एक आर बचा। बस मान रख दीजिए भाई, 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3.5, ब्रैकेट में एच का मान 10 प्लस 2 गुणा आर का मान है 3.5। तो काट दीजिए भाई, 7 से कटेगा बेटा 0.5 बार, 7 पंजे 35, 22 दूनी 24, 22 पंजे 110, ऐसे कर लीजिए 2 गुणा 22 पंजे 110, 110 का मतलब पॉइंट एक संख्या बाद, एक संख्या बाद है ना। तो देखो इधर 3.5 की गुणा 2 में करूंगा तो 2 दूनी सॉरी 2 पंजे 10 का 0 हाथ से लगाएगा, 3 4 7, तो ये आ जाएगा 7। अरे 3.5 है ना, 3.5 की गुणा जब 2 में करेगा तो 7 आ जाएगा, 7 और 10 कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ गुणा कर दीजिए 17, बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो 11 दूनी 22 गुणा ये हो जाएगा 17, गुणा कर दीजिए कितना आएगा 17 दूनी 34 का 4, 3 बचा, 17 दूनी 34 और 3 36, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर था मीटर था सेंटीमीटर। और क्या निकाला हमने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को वक्रपृष्ठ क्या होता है हमारे, और यही क्या होगा बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये था हमारा भाई 2025 का एक इंपॉर्टेंट सेट जो आपको 2025 में पेपर पूछा गया था, ठीक है, जिसमें मैं बहुविकल्पी प्रश्न पहले करा चुका था, बताया था आपको। अगर बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको बस 2 काम करना है, एक तो बेटा लाइक करना है और एक शेयर करना है, और शेयर उन दोस्तों के पास कीजिए जो इस बार 10th क्लास में है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहिए बेटा। तो जब तक के लिए भाई बाय बाय, टाटा, जो भी है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, ठीक है। चलो भाई वीडियो बंद करो।